Nature and Significance of Management BS. We are recording the first part. Management is a process of getting work done with the aim of achieving the goals of an organization in an efficient and effective manner. मैनेजमेंट क्या है? तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए वी गेट दी वर्क डन, जहाँ पे एम होता है ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. यहाँ दो चीज़ों पे जोर दिया जाता है, एक एफिशिएंसी पे और दूसरा इफेक्टिवनेस पे. तो देखते हैं ये दोनों क्या है. अब इस डेफिनेशन में तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं: प्रोसेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी. तो प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस इज़ द इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उन सभी का आपस का इंटर रिलेशन. रिमेंबर, ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. विद अगर इनमें से भी फंक्शन पूरा नहीं हो पाता है तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट ऐसा माना जाएगा नहीं. दूसरा, इफेक्टिव. जब भी कोई काम टाइम पे पूरा होता है इट इज़ इफेक्टिव. सो कंप्लीशन ऑफ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम मेक्स इट इफेक्टिव. फिर एफिशिएंसी, कंप्लीशन ऑफ वर्क विथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. एफिशिएंसी कब आएगी? व्हेन द रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली एंड द कॉस्ट इज रिड्यूस्ड ऑफ मेकिंग समथिंग. तब जाके वो चीज़ एफिशिएंट मानी जाती है. तो प्रोसेस, इट इज़ द इंटर रिलेशन अमंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इफेक्टिव, completion of task or given work in required time. और efficiency, completion of work with minimum possible cost. alright, now यहाँ पर उनकी definitions भी है. Process means the interrelationship among the basic functions of management such as planning, organizing, staffing, directing and controlling. None of the functions can be performed in isolation or separately. ऐसा भी नहीं कि इनमें से हम कोई एक करेंगे सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू फंक्शन ऑल दी फंक्शंस, यू हैव टू यूज़ ऑल दी फंक्शंस. ठीक है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो. रिमेंबर, अकेला प्लानिंग कर दिया मतलब नहीं, उसका करना क्या है. फिर ऑर्गेनाइजिंग कब होता है? जब उस प्लान को हम प्रैक्टिकली लागू करते हैं तब, व्हेन वी गैदर ऑल द थिंग्स दैट वी रिक्वायर. उसके लिए अब फिर लोग चाहिए और फिर स्टाफिंग करना पड़ता है, फिर स्टाफ को डायरेक्शन देना पड़ता है और उनको एंड में कंट्रोल भी करना होता है. इनमें से अगर एक भी फंक्शन चूकते हैं तो प्रोसेस पूरा होता नहीं. ओके. फिर है इफेक्टिवनेस, यानी कंप्लीटिंग अ गिवन वर्क इन द रिक्वायर्ड टाइम विद अ फोकस ऑन द एंड रिजल्ट्स. इफेक्टिवनेस क्या होता है कि कोई भी काम को टाइम पे पूरा करना, एक टाइम फ्रेम में पूरा करना, और जहाँ पर फोकस होगा उसके एंड रिजल्ट्स पे कि एंड में काम कैसा हुआ. और फिर एफिशिएंसी, यानी कंप्लीटिंग अ टास्क विथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड रिसोर्स. एफिशिएंसी क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड रिसोर्स. कम खर्चे में कम रिसोर्स का यूज़ करते हुए हम ज़्यादा काम निकाल लें, दैट इज़ एफिशिएंसी. अगर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कम रिसोर्स में मतलब इट इज़ एफिशिएंसी. अगर कम रिसोर्स में सेम बेनिफिट्स मिलते हैं तो भी एफिशिएंट है, आप उससे नीचे नहीं गए. लेकिन अगर ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करने से एफिशिएंसी बेनिफिट्स कम आते हैं तो वो क्या हो गया? इनएफिशिएंसी, यानी आपने रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया था. देन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. नाउ बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू प्राइम इनपुट्स फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों प्राइम इनपुट्स हैं जिसके कारण कोई भी गोल अचीव होता है. ठीक है, अगर काम टाइम पे होगा तो गोल पूरा होगा, और काम अगर कम रिसोर्स में पूरा होगा या कम कॉस्टिंग में होगा तो भी गोल अचीव हुआ. हावेवर, अ ट्रेड ऑफ हैज़ टू बी मेड बिटवीन देम. लेकिन दोनों बीच में क्या करना पड़ता है? एक बैलेंस सेट करना होता है, क्योंकि दोनों हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं. अगर काम टाइम पे चाहिए तो शायद रिसोर्स थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है, अगर रिसोर्स कम करना तो काम थोड़ा शायद लेट का काम हो. ठीक है, तो दोनों बीच में आपको थोड़ा सेटलमेंट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. दिस मीन्स दैट इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट अचीविंग एफिशिएंसी देन इट मे हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इफेक्टिवनेस एंड वाइस वर्सा. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को अचीव करना चाहता है तो उसे इफेक्टिवनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. अगर उसको इफेक्टिव काम चाहिए
एफिशिएंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों एक साथ हो सकता नहीं है, दोनों में कुछ तो फ़र्क रहेगा। देन इसका एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ टू कंप्लीट अ टास्क, अगर कोई टास्क पूरा करना हो तो आपने इफ़ मोर वर्कर्स आर हायर्ड द टास्क गेट्स कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट मीन्स इट इज़ इफेक्टिव। बट इफ मोर वर्कर्स आर हायर्ड द कॉस्ट इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज सैलरी। ज़्यादा लोग काम पे लाओगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव हो गया कैसे, काम टाइम पे पूरा करके लोग ज़्यादा आगे काम करने वाले, लेकिन एफिशिएंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉस्टिंग सामने बढ़ गया। अगर द टास्क इज कैरिड आउट विद द सेम नंबर ऑफ वर्कर्स, जो पहले वर्कर्स थे उसमें कोई इंक्रीज न करते हुए अगर आप पुरानी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करोगे तो कॉस्टिंग कम रहेगी, मतलब वो एफिशिएंट रहा। लेकिन द टास्क इज कैरिड आउट विद द सेम नंबर ऑफ वर्कर, देयर विल बी डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, मीनिंग नॉट इफेक्टिव। इफ़ यू हायर मोर वर्कर्स, काम टाइम पे होगा, मतलब वो इफेक्टिव है, लेकिन रिसोर्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो एफिशिएंट नहीं है। और उसका ऑपोजिट कि अगर आप वर्कर्स की संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो कॉस्टिंग कम हो जाएगी, उतनी जो थी वही रहेगी, तो एफिशिएंट हो गया, लेकिन काम देर से होगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट इफेक्टिव। ओके, सो इफेक्टिवनेस plus increased efficiency gives achievement of goals. When you complete the work on time with reduced cost, your goals are achieved on time. Everything is achieved. लेकिन ये पॉसिबल हो पाता नहीं। There is to be some difference between efficiency and effectiveness. दोनों में से कुछ तो छूट जाएगा। Thus, a balance must be maintained so as to complete the task effectively, employing minimum resource with a focus on cost minimization. ठीक है, तो आपको बैलेंस कैसे रखना है कि टास्क तो पूरा होना चाहिए इफेक्टिवली, वेयर यू हैव टू एम्प्लॉय मिनिमम रिसोर्स, और फोकस होना चाहिए कॉस्ट मिनिमाइजेशन पे, यानी कम खर्चे में कम रिसोर्स का यूज़ करते हुए ज़्यादा काम निकाल ले, हो जाएगा एफिशिएंट। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इट इज़ ऑल परवेसिव इन नेचर, गोल ओरिएंटेड, continuous, dynamic, multidimensional, intangible, and it is a group activity. We are going to see them in detail now. It is all pervasive in nature. Pervasive का मतलब होता है practice and followed by one and all. Remember, management एक ऐसी चीज़ है, it is applied everywhere. चाहे वो मिलिट्री हो, गवर्नमेंट हो, इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स हो, नेम एनीथिंग, मैनेजमेंट जहाँ जहाँ होता है वहाँ पर यही रूल्स लागू पड़ते हैं। इट इज़ परवेसिव इन नेचर। मैनेजमेंट इज़ प्रैक्टिस्ड एंड फॉलोड बाय वन एंड ऑल। मैनेजमेंट इज़ प्रैक्टिस्ड एंड नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस irrespective of their geographical location and whether they are large or small, whether they work for economic, social, or political interest, and whether they are located in rural or urban areas. चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर उसका लोकेशन कहीं पर भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिजनेस चाहे छोटा या बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर वो चाहे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हो, समाज सेवा करते हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, एवरीवेयर यू रिक्वायर मैनेजमेंट, फिर वो चाहे गांव में हो या शहर में हो। ठीक है, इवन आवर हाउसेस रिक्वायर मैनेजमेंट इन टू मेंटेन एवरीथिंग। देन इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड वन। नाउ मैनेजमेंट consolidates the efforts of various individuals in a organization for the achievement of the common goals of the organization. गोल ओरिएंटेशन कैसे हो गया इसमें? मैनेजमेंट क्या करता है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो एफर्ट लगाए जा रहे हैं उसको कंबाइन कर देता है। ठीक है, और उन सबको डाइवर्ट करता है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। सबको टास्क अलॉट कर दिया तो वो सबके लिए इंडिविजुअल काम हो गया। लेकिन व्हेन आई पुट ऑल दी टास्क टुगेदर, उससे क्या हो रहा है, मेरा एक बड़ा काम निकल रहा है। कि मैंने कहा था कि मेरी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए, उसके लिए मैंने मार्केटिंग टीम को अलग काम दिया, फाइनेंस वालों को अलग काम दिया, सेल्स वालों को अलग काम दिया। अल्टीमेटली कॉमन गोल क्या था, टू रीच द टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। तो एवरीवन वर्क्स इंडिविजुअली, बट मैनेजमेंट ब्रिंग्स ऑल द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल टुगेदर
towards achievement of common goal. तीसरा, it is a continuous function. Now remember, various functions of management are performed simultaneously and continuously by the managers at all levels. तो मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, एक ख़त्म हुआ तो वो चालू ही रहता है. इट विल नेवर स्टॉप. प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज हो गया, स्टाफ करो, स्टाफ हो गया, कंट्रोल करो, डायरेक्ट करो, बजट बनाओ, ये करो, ये प्रोसेस पूरा हुआ, वापस से प्लानिंग करो, ये चलता ही रहता है. इट विल नेवर स्टॉप. इट इज़ डायनामिक इन नेचर. एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. मतलब द फैक्टर्स आर नॉट कॉन्स्टेंट, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल. All the factors are not constant and not in the control of the business. ठीक है, they change at any time. Factors such as government policies, competitors policies, consumers taste and preferences vary widely. ये सारी चीज़ें अलग अलग है. गवर्नमेंट चेंज हुई तो पॉलिसी चेंज हो जाती है. कॉम्पिटिटर कब क्या करेगा हमको पता नहीं है. कंज्यूमर का टेस्ट और चॉइस कब बदल जाए हमको पता चलता नहीं है. ठीक है, और हर कंज्यूमर की टेस्ट एंड चॉइस अलग अलग होती है. अब तक वो लेता उसको अब नहीं चाहिए शायद, तो दोनों में फ़र्क आ गया. इन सारे फैक्टर्स को वी कलेक्टिवली कॉल देम एज एक्सटर्नल फोर्सेस. इस पर किसी का कंट्रोल होता नहीं. दस मैनेजमेंट मस्ट एम एट अडेप्टिंग टू वेरियस चेंजेस इन द एक्सटर्नल फोर्सेस फॉर द परस्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो मैनेजमेंट को काम किस में करना चाहिए कि जितने भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस के चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा तैयार भी रहना चाहिए कि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए. वी शुड बी रेडी टू अडॉप्ट दोज चेंजेस. ठीक है. देन इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मल्टीपल डायमेंशंस. एक जगह पर फोकस नहीं करता, इट फोकस इज ऑन मैनी एरियाज. जैसे मैनेजिंग द वर्क, मैनेजिंग द पीपल एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस. ऑपरेशंस इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन. तो मैनेजमेंट सिर्फ लोगों को संभालना नहीं है, आपको लोग भी संभालने हैं, अपना काम भी संभालना है और प्रोडक्शन का प्रोसेस भी संभालना है. यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. सो इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. देन इट इज़ इनटेंजिबल. इट रिफर्स टू समथिंग दैट कैनॉट बी सीन और कैनॉट बी टच्ड बट ओनली कैन बी फेल्ट. मैनेजमेंट क्या चीज़ है? इनटेंजिबल. मैनेजमेंट दिखता है नहीं, तो वो क्या है? इनटेंजिबल इन नेचर है, यानी ना उसको हम देख सकते हैं और ना उसको हम छू सकते हैं. ओनली वी कैन फील इट. ठीक है. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंट कैन बी फेल्ट बाय द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है उसे पता कर सकते हैं कि मैनेजमेंट वहाँ का कितना अच्छा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ हाई डिग्री ऑफ हार्मनी एंड ऑर्डरलीनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स मैनेजमेंट. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग शांति से काम कर रहे हैं, आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, टीम वर्क से काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है? समझदार है. इन अ सेंस दे नो हाउ टू मैनेज देयर पीपल, एवरीथिंग. ओके. सो इट इज़ फेल्ट. अगर सब कुछ शांति से हो रहा है तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट वहाँ का एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों. देन रिमेंबर, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. उसको अकेला व्यक्ति कर सकता नहीं है. Every individual in an organization work together as a part of the same group for the fulfillment of the common goals of the organization. But management must ensure the individual growth and development of each member of the organization. तो मेरा ध्यान रखो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा. If every employee works towards the common goals of the organization, तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा वैसे वैसे उनका ग्रोथ होगा. अगर वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखेंगे तो वो कभी पूरा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि until organization does not achieve something, you cannot get anything, right? So you work towards those goals and management will look after you. Now management is a multi-faceted concept. यानी मैनेजमेंट के अलग अलग चेहरे. ठीक है. मेनली देर आर 3 डायमेंशंस. हमने आगे देखा, मैनेजिंग द वर्क, मैनेजिंग द पीपल एंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस. तो फर्स्ट, मैनेजिंग द वर्क. With management, the work of an organization is interpreted in terms of the objective and goals achieved owing to the work. अब मैनेजमेंट की नज़र देखना जाए तो क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार के अपने ऑब्जेक्टिव या गोल रखे हो उस प्रकार से, और जिस हिसाब से काम चल रहा है. जैसे आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे आप उस हिसाब से काम करेंगे.
ठीक है। इफ़ यू वांट टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आपकी मेहनत उस प्रकार से होगी, आपका काम करने का तरीका उस प्रकार से होगा। मैनेजमेंट ऑल्सो स्पेसिफाइज द गाइडलाइंस रिगार्डिंग हाउ दिस ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, उसको पूरा कैसे करना है, तो गाइडलाइंस आर देयर। ये रूल्स नहीं है, क्या है वो, गाइडलाइंस, जिसकी मदद से आप उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा है मैनेजिंग द पीपल। Managing the people implies dealing with the employees both as individual and as a group such that the strengths utilized and the weaknesses are identified. Managing the people क्या होता है, when you deal with your employees, फिर वो इंडिविजुअली भी देखो तो भी या फिर ग्रुप में देखो तो भी। और यहाँ पर क्या होता है, आपको इसमें पता क्या करना होता है, हाउ डू यू मैनेज योर पीपल, दे टू यूज़ देयर स्ट्रेंथ्स प्रॉपरली। हर एम्प्लॉय के अंदर एक स्ट्रेंथ होगी या स्किल होगी जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। उस स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके यूज़ करना है फुल पोटेंशियल पे, और सामने उसकी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना है जिस पे हमें काम करना होता है, ताकि उसकी वीकनेस भी उसकी स्ट्रेंथ बन सके। राइट, इफ़ यू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस वी कैन इम्प्रूव देम। ठीक है, अगर अकाउंट सब्जेक्ट नहीं आता है, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, दैट इज़ हाउ यू इम्प्रूव इन ए सब्जेक्ट। सिमिलरली यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस। तीसरा है मैनेजिंग द ऑपरेशंस, द प्रोडक्शन प्रोसेस where the inputs are transformed into a product or service requires continuous management in order to ensure the utilization of the resource effectively and efficiently. How do you manage operation? कि जहाँ पर inputs जितने भी हैं, raw material है, labor है, जितने भी inputs हैं, when you put them inside and you transform them into a product or output or service, you require continuous management to ensure the utilization of resource effectively and efficiently. Okay, there are 3 dimensions: management of work, people and operations. That is what we have discussed right now. Now let us look at the objectives of management. तो पहला है ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स optimum or proper utilization of the material and human resource available, and the following are the objectives under economic objectives. पहला है सर्वाइवल। याद रहे, कोई भी बिजनेस काम करता है चलने के लिए लंबे समय तक। द ओवरऑल रेवेन्यू मस्ट बी एडिक्वेट टू कवर द कॉस्ट एंड दिस विल एंश्योर योर सर्वाइवल। कि कम से कम आपको उतना तो कमाना है जितना आप खर्चा कर रहे हैं, तो ही तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर खर्चा करे जा रहे, सामने इनकम कुछ भी नहीं है, यूजलेस, यू नीड टू क्लोज इट डाउन। तो सर्वाइवल कैसे इंश्योर होगा? व्हेन द रेवेन्यूज आर मोर देन द कॉस्ट। आप कमाएंगे ज़्यादा खर्चे से तो आप सर्वाइव कर सकते हो। दूसरा, प्रॉफिट। एवरी बिजनेस यूनिट वर्क्स फॉर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मस्ट बी अर्न सच दैट द रिस्क एंड कॉस्ट आर कवर्ड। रिस्क इन द सेंस इन्वेस्टमेंट्स एंड द कॉस्ट दैट यू इनकर थ्रू आउट द प्रोसेस। ये दोनों को टोटल इनकम में से माइनस करते हैं जब, रिस्क और कॉस्ट को, फिर जो अमाउंट बचता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस। बट एवरीवन मस्ट एंश्योर दैट दे वर्क टुवर्ड्स प्रॉफिट्स। तीसरा, ग्रोथ। सर्वाइव कर लिया, प्रॉफिट कमा लिया, अब एंश्योर करो कि वो लगातार बढ़ता रहे। टू कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। ग्रोथ कब होती है? जितने एम्प्लॉय पिछले साल थे उससे अगर ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाए अगले साल, तो मतलब आप धंधा अच्छा चल रहा है, आपको और लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। अब तक 2 प्रोडक्शन यूनिट्स थे, तीसरा लगा दिया। सेल्स में 10 लोग थे, 15 लोग हो गए सेल्स में। जब काम बढ़ जाए अचानक से, हर जगह काम बढ़ जाए, ज़्यादा लोग ज़रूरत पड़े, मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। राइट, व्हेन यू कीप ऑन एम्प्लॉइंग मोर पीपल एज पर रिक्वायर्ड वर्क, इट एंश्योर्स ग्रोथ। देन यू हैव दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये थे आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब बारी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। याद रहे, बिजनेसेस कम फ्रॉम सोसाइटी। लोगों से ही बिजनेस होते हैं, वही आपके कंज्यूमर्स हैं, वही आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको बदले में उनके लिए भी कुछ करना पड़ता है। सोशल ऑब्लिगेशन
such as adoption of environment-friendly production methods, contribution to social cause such as imparting education to children and providing employment to unemployed should be considered. How do you fulfill your service towards your society? तो पहला है इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स पे जाओ, पोल्यूशन कम करो, अपने आप एक बड़ी सेवा है. दूसरा, जो बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, उनकी पढ़ाई दवाई उसमें मदद करो. और आखिरकार में अगर प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है. एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सामने व्यक्ति कुछ कमाएगा, अपने आप उसका परिवार ऊपर आएगा. तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. देन तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब मेरी खुद की बारी. द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स मस्ट बी अकोमोडेटेड, खास करके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरे पास पैसा ही पैसा हो, एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट हो मेरे पास. और दूसरा सोशल ऑब्जेक्ट, समाज में मेरी इज्जत हो, 4 लोग मुझे पूछे. ये क्या है? आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव. इसको भी जगह देनी पड़ती है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. पहला, अचीवमेंट ऑफ गोल्स. मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू अचीव द गोल्स. द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी इंडिविजुअल काम थे, जैसे एग्जांपल दिया ना, 200 करोड़ का टर्नओवर करना है, तो सेल्स वालों को अलग काम दे दिया, मार्केटिंग वालों को अलग काम दे दिया. तो इन सारे कामों को मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उन्हें गाइड करना पड़ेगा कि ये सारे लोग काम कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? टुवर्ड्स द कॉमन गोल. दूसरा, इंक्रीज एफिशिएंसी. एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी इम्प्लाइज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी through the optimum utilization of resources. How do I increase efficiency? By using the resource in a proper manner. That's it. And reducing cost. तीसरा, creating dynamic organization. एक ऐसा organization बनाना which can adapt to changes quickly. Management helps an organization to adapt to the changes in external factors such as political, social, environmental and economical changes. मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, अलर्ट मैनेजमेंट होगा, तो जैसे जैसे मार्केट कंडीशन होगी उस हिसाब से वो अपने को तुरंत बदलते भी रहेंगे. दे वुड ब्रिंग इन न्यू पॉलिसीज़, रिमूव ओल्ड पॉलिसीज़. राइट. वो कब होता है? जब मैनेजमेंट सतर्क होता है, तब. ओनली देन अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्रिएटेड. डायनेमिक शब्द का मतलब क्या है? प्रोन टू चेंजेस, कि कभी भी बदलाव उसमें किए जा सकते हैं और फ्लेक्सिबल सिस्टम है पूरा. देन इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट to the development of society by producing good quality products at fair prices, using honest selling practices, etc. अगर आप कंज्यूमर से चाहिए उतना ही चार्ज करते हो, उनसे किसी प्रकार के चीटिंग नहीं करते, अपने आप में वो समाज के लिए एक सेवा है. राइट. अगर सोसाइटी इज़ फ्री फ्रॉम चीटिंग, इट इज़ अ डेवलप्ड सोसाइटी, और यू कैन एंश्योर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. ठीक है. सो देयर आर 4 इम्पोर्टेंस: डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, achievement of goals, create dynamism and increase efficiency. Now management as a science. Management as a science. Now remember, it is. Now how can we call management as a science? Remember, science has specific rules and you can say theories. जिसके दम पे पूरा साइंस चलता है, उसको कभी चेंज किया जा सकता नहीं, अनटिल यू प्रूव समथिंग न्यू. राइट. तो मैनेजमेंट भी कुछ रूल्स हैं. तो पहला, जैसे क्या चीज़ है? इट इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिमिलर टू साइंस, मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन बॉडी ऑफ थियरीज एंड प्रिंसिपल्स दैट वर डेवलप्ड ओवर द ईयर्स. इन एडिशन इट हैज़ इट्स ओन वोकेबुलरी. साइंस के अपने वर्ड्स हैं, एटम, प्रोटॉन, न्यूरॉन्स, ये वो सब मैनेजमेंट के अपने शब्द हैं. जैसे स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे शब्द किसके हैं? मैनेजमेंट के. इसकी अपनी वोकेबुलरी है. और समय से अब तक मैनी थियरीज हैव बीन प्रूवन और यूज्ड. बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए हैं. जैसे लेसन नंबर 2 में देखा जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल है, फ्रेडरिक टेलर का मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है. राइट. दिस इज ऑल बीन टेस्टेड सिमिलर टू साइंस. दूसरा, देयर आर थियरीज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. जो भी थियरी डेवलप होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट. ऑलराइट.
The principle of management have developed over the years based on repeated observation and experiments. However, as management deals with human behavior, no exact cause and relationship can be established. साइंस में ह्यूमन बिहेवियर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर इट डील्स विथ ह्यूमंस, तो जाहिर सी बात है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कभी भी एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट एस्टेब्लिश हो सकता नहीं। ये कारण था, इसलिए ये हुआ। द रीजन्स में चेंज एनी टाइम। आज स्कूल बंद है, छुट्टी है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, स्कूल में केस आ गया, राइट। सच इज द सिस्टम। सो ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर यू कैनॉट हैव एन एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। देन इट इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे साइंस के रूल्स हैं, न्यूटन के लॉज हो और भी थियरी जितनी भी है, वो यूनिवर्सली पूरी दुनिया में चलते हैं, ठीक है, हर जगह सेम एप्लीकेबल है। उसी प्रकार से थियरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर वैलिड यूनिवर्सली टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दे कैन बी यूज टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड मैनेजरियल स्किल्स टू बडिंग और ग्रोइंग अप मैनेजर्स। उनका यूज़ करके मैनेजर्स कैन डेवलप देमसेल्व्स, they can at least get to know the basics. All right, so here we complete part 1.